आपका सेकंड मेथड है ऑफर फॉर सेल। इसमें कोई भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता, इसमें डायरेक्ट पब्लिक को ऑफर किया जाता है अंडर सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 के अंडर कंपनी एक्ट। उसके अंदर आप पब्लिक को डायरेक्टली आप ऑफ़र कर सकते हैं अपने शेयर्स खरीदने के लिए, ठीक है। अपने शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं, 3 दिन का टाइम दिया जाता है, उस 3 दिन के अंदर इसको बेचा और ख़रीदा जाता है। तो इसमें क्या लिखा गया है एक बार वो मैं आपको बताती हूँ। ए कंपनी नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस इन द केस वेयर इट्स अरेंज मनी फ्रॉम प्राइवेट रिसोर्सेज। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट रिसोर्सेज से अपने पैसे को कलेक्ट करना चाहती है तो उस केस में कहीं पर भी उसको इनको प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स को इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एज़ पर द सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनी एक्ट, ए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इज नेसेसरी टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एट लीस्ट 3 days बिफोर अलॉटमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर आपको इस तरह के शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करना है तो आपको 3 दिन पहले कंपनीज में रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अंडर सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 के अंदर। एंड अंडर दिस मेथड द कंपनी इशू इट शेयर थ्रू इंटरमीडिएटर्स। कंपनी जो है वो अपनी शेयर्स को इंटरमीडिएटर्स के थ्रू बेचती है। जैसे मान लो ABC कोई कंपनी है और वो अपने शेयर्स को बेचना चाहती है तो वो XYZ कोई ब्रोकर है या कोई इशूइंग हाउस है या कोई स्टॉक ब्रोकर्स है, उसको हायर कर लेती है कि आप मेरे शेयर्स को इतने रुपए में ख़रीद लीजिए। तो इस तरह से वो उनको उसको बदले में वो दे मतलब जो अंडर राइटर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो उसके बदले में कमीशन चार्ज कर लेते हैं, अंडर राइटर कमीशन जिसे बोला जाता है। तो कहता है जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो इशूइंग हाउस हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, डीलर्स हो सकते हैं, स्टॉक हायरर होते हैं, ठीक है। द इशू में ऑल्सो भी अंडर रिटन। वो कहता है जो इशू होता है वो अंडर रिटन के अंडर ही होता है, अंडर राइटर के अंडर ही होता है। वो कहता है ये जो सिक्योरिटीज़ हैं ये 2 तरह की सिक्योरिटीज़ जो हैं 2 स्टेज पे की जाती हैं। फर्स्ट स्टेज पे द कंपनी इशू टोटल नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी टू द इशू हाउस और द स्टोर ब्रोकर्स ऑन एन एग्रीड प्राइस। मान लो एक कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपये का है, ठीक है, और कंपनी एक इशू हाउस के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं अपनी शेयर्स को 110 रुपये में तुम्हें बेचने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो जो भी उसका इशू प्राइस होगा, जो भी कंपनी का इशू टोटल नंबर्स ऑफ सिक्योरिटी जितनी भी होंगी, जितने भी वो शेयर इशू करना चाहती है और जितने प्राइस पर वो करना चाहती है उतने प्राइस पर वो क्या करेगी, उस इशू हाउस को या फिर उस स्टॉक जो ब्रोकर्स होता है उसको उस एग्री प्राइस पर दे देती है। दूसरा केस क्या होता है कि जो आपकी सेकंड स्टेज होती है उस पर क्या होता है कि जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं या जो इशू हाउस होते हैं वो उन शेयर्स को दोबारा बेच देते हैं फर्दर पब्लिक के पास और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। मान लो उन्होंने उससे वो 110 रुपये में ख़रीदे हैं तो वो उसको आगे 120 रुपये में अगर बेच रहे हैं तो जो 10 रुपये वो कमा रहे हैं उस 10 को कमाने के लिए वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। तो इसे सेकंड स्टेज बोली जाती है। और जो ये 10 रुपये जो डिफरेंस आता है जितने में उन्होंने ख़रीदे हैं और जो आगे बेचे हैं, जो डिफरेंस होता है उसको टर्न के नाम से जाना जाता है। मैंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है कि इसको जो बोला जाता है वो टर्न के नाम से बोला जाता है, जो डिफरेंस है आपका। तो ये थे भाई 2 मेथड्स, ठीक है। और लेकिन इस तरह की सेल परचेज़ के लिए जो सेकंड स्टेज वाली सेल परचेज़ वगैरह होती है, इसके लिए उन्हें किसी ना किसी ब्रोकर से मिलना पड़ता है जो कि उसको सेल करवाता है, उसके बदले में उन्हें कमीशन देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है कि हम उस कंपनीज़ के शेयर्स को इशू करना चाहते हैं और मतलब बेचना चाहते हैं। तो इस तरह के फर्दर टाइप ऑफ मीडिया को उनको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारे खर्चे भी उन्हें इस 10 जो ये टर्न आता है उसमें से उनको वो कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं। इस तरह के इशू के काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। द इशूइंग कंपनी सेव्स इटसेल्फ फ्रॉम द हैजल्स ऑफ इन्वॉल्विंग इन द सेलिंग ऑफ द सेल्स। मतलब एक तरीके से कंपनी के लिए बेनिफिट होता है कि उन्होंने उनकी कोई चीज़ है और उसको उन्होंने बेचा और उन्होंने कैश ले लिया, उनकी जो दिक्कत है बिकेगा नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा ज़्यादा में बिकेगा, वो जो परेशानी है, जो हैजल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ना मात्र के ही रह जाते हैं। मीन ओवरऑल उनकी वो चीज़ें जो हैं वो टेंशन जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। दूसरा, द कंपनी सेव द वेरियस एक्सपेंसेस, जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह है या अंडर राइटर को कमीशन देना है, कोई और अंडर राइटिंग एक्सपेंसेस करने हैं, वो सारी चीज़ें भी उनकी ख़त्म हो जाती हैं। एंड द कंपनी नीड नॉट इशू प्रोस्पेक्टस। और सबसे बड़ा जो खर्चा प्रोस्पेक्टस को इशू करने का होता है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मीन कहने का है कि ओवरऑल खर्चे जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो कहता है द इशू है हाउस जो होते हैं सेल द शेयर्स टू द पब्लिक एट ए हाई प्राइस एंड द डिफरेंट गोज टू द पॉकेट ऑफ इंटरमीडिएटर्स। मान लो अब उन्होंने 110 के खरीदे हैं तो वो उसको 200 में बेचेंगे तो 90 रुपये पर शेयर जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाता है,
जो कि किसके पॉकेट में जाता है, आपके इशूइंग हाउस या स्टॉक ब्रोकर की पॉकेट में जाता है, जिसका कोई भी बेनिफिट जो है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है कंपनी को नहीं मिल पाता। इसीलिए जो ये वाला मेथड है इज़ कंपैरेटिव एक्सपेंसिव। तो ये कुछ थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक्चुअल में जो खर्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ एक्सपेंसिव नहीं है। तो अब अगर करंट पोजीशन को देखें हम स्टॉक एक्सचेंज में, तो हमारी दो स्टॉक एक्सचेंज होती है, एक होती है BSE और एक होती है NSE। तो जो BSE है उसमें 12-13 में 27 से जो कि कम होकर 7,000 रह गए, और उसमें भी आपके 1,18 से कम होकर इतने रह गए। ये जो सोर्स है ये बहुत ही रिलेवेंट है और इसको आप प्लीज़ लर्न जरूर करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो।